नमस्कार। हम पाचन तंत्र वाला जो टॉपिक चल रहा है इसको कंटिन्यूस करते हैं और उसके आगे जो कल एक छोटा सा वीडियो बनाया था समय की कमी की वजह से 7-8 मिनट का, जिसमें हमने सिर्फ ये बताया था कि जो अपना पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग और कौन कौन सी ग्रंथियाँ शामिल होती है। अब हम आज एक तो पहला ये काम करते हैं कि ये 2 दिन से ये डायग्राम लटका पड़ा है और ये भी सोच रहा होगा कि बेचारा मुझे बना तो दिया गया पर मुझे बताया नहीं जा रहा है, तो पहले हम इसको बता देते हैं एक बार और फिर उसके बाद हम अपने जो मुख गुहा जहाँ से पाचन शुरू होता है, पाचन क्रिया शुरुआत करते हैं। तो अब देखो, वैसे आप खुद का भी बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा और जिसका नहीं है, 10वीं वाले बच्चे हो और रिट वाले फर्स्ट लेवल वाले बच्चे हो, अगर आप और कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सलीके से और बहुत आनंद के साथ सुनना। और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अगला वीडियो और भी अच्छा और भी बेहतर तरीके से आपको समझा कर बनाऊंगा। लेकिन अभी आप पूरे तन में से, और एक चीज़ और, जब मेरे वीडियो सुनते हो तब ईयरफोन डाल के सुना करो, रात को सुना करो, एकांत में सुना करो, ताकि आप लोग डिस्टर्ब भी ना हो और जोश में भी आते रहो। तो देखो सुनो, मैं भी आपके लिए अक्सर वीडियो रात को ही बनाता हूँ क्योंकि दिन का समय मेरा सारा स्कूल में 10 से 4 स्कूल में जाता है। उसके बाद थकान की वजह से सो जाता हूँ, फिर खाना वाना खा पी करके रात को 10 बजे से ये आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 12 बजे तक वीडियो भरे जाते हैं। मतलब ठीक है ना। तो कुछ थोड़ी ये छाया वाया वाली क्लियरिटी वगैरह नहीं आ रही हो तो इसमें थोड़ा सा आप भी समझौता करना, सहयोग करना मेरा। फिर जब हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप मील के पत्थर या नींव के पत्थर होंगे तो हमारा काम और भी अच्छा होगा, फिर हम कुछ और अच्छा करेंगे। तब तक देखो वो सब ईश्वर पे है कि वो क्या हमारे लिए सोच रहा होता है। ठीक है ना। हमारी सोच अलग होती है और हमसे परे सोच ईश्वर की होती है। आपके लिए भी कुछ उसने इससे भी बेहतर सोच रखा होगा जिस जीवन में आप जी रहे हो। अब आगे देखो कि ये मुख गुहा है, ठीक है ना, ये वाली जहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है। ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट ही काम का ये है, कभी भी किसी भी एग्जाम में सवाल आए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है तो वो मुख गुहा से शुरू होता है। कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो सब अभी थोड़ी देर बाद उधर वीडियो में बताते हैं आपको। फिर ये ग्रसनी में जाता है, पीछे है ना, अपनी 2 ग्रसनियाँ होती हैं और 2 ग्रसनियाँ मिलकर एक अधोग्रसनी बनाती है। ये नासा ग्रसनी है, ये मुख ग्रसनी है और पीछे की ओर जाकर ये अधोग्रसनी में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। और हमारे यहाँ ध्यान रखना, एक यहाँ पे 2 नाल पर सिस्टम पाया जाता है, मतलब ऐसे ये आगे वाला अपना श्वास वाला, ठीक है ना, और ये पीछे वाली अपनी क्या कहते हैं कि पाचन नली होती है या पाचन तंत्र होता है। तो ये जो अपने श्वास नाल वाली है ना, ये नाक इधर आता है, मतलब ठीक है ना, और जो ये खाना वाला है वो पीछे से, ऐसा नहीं सर काट के, वो पीछे से इसमें आता है। तो जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो ये ढक्कन खाने पे चला जाता है और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये श्वास पे चला जाता है। इस ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं भाई, ध्यान रखना है ना। एपिग्लोटिस ग्रसनी में सबसे जो बड़ा काम है वो एपिग्लोटिस ही है। और ये एपिग्लोटिस, इसके अलावा जो अपने स्वर यंत्र है ये है ना, एडम्स एप्पल्स भी जिसे कहते हैं, मनुष्य में जो कंठ में स्वर यंत्र या कंठ यंत्र पाया जाता है ना, मतलब इसको लैरिंग्स बोलते हैं, LARYNX। इसमें दाब है ना उत्पन्न होता है स्वर यंत्र में, जिसकी वजह से हमारी आवाज आती है और हम बोल पाते हैं। दाब ऊपर नीचे होने की वजह से हमारी ये सब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम रिट का पढ़ रहे हैं, पुलिस का पढ़ रहे हैं, पटवारी का पढ़ रहे हैं, ग्राम सेवक का पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 का पढ़ रहे हैं, RS प्री का पढ़ रहे हैं मटेरियल, तो ये सारी चीजें आप सुन भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो और आप भी बोल पा रहे हो। तो ये स्वर यंत्र से होता है, ठीक है ना। और एक चीज और जब याद आ गई मुझे, तो जो चिड़ियाओं में और पक्षियों में जो स्वर यंत्र पाया जाता है उस स्वर यंत्र को सिरिंग्स कहते हैं। ठीक है ना। कभी आ जाए ऐसा कि ये सिरिंग्स क्या होता है, तो चिड़ियाओं में जो स्वर यंत्र पाया जाता है, चिड़िया नहीं मतलब पक्षियों में जो स्वर यंत्र पाया जाता है उसे सिरिंग्स कहा जाता है। तो ये लैरिंग्स और सेरिंग्स, ये दोनों चीजें, और ये अधोग्रसनी, ये एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये काम करता है भोजन के प्रवेश को जो है ना नियंत्रण करता है, कि जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो उस समय भोजन को श्वास नली में मतलब प्रवेश नहीं होने देता है, और जब हम क्या कहते हैं खाना खा रहे होते हैं उस समय भी भोजन अपने श्वास नली में प्रवेश नहीं जाता है। कहने का मतलब, अगर इस चीज़ को मैं रिकॉल करूं तो कहने का मतलब ये इस तरह से कंट्रोल करता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये श्वास नली को ढकता है ताकि उसमें भोजन नहीं जाए। और कभी कभार जब आप भोजन फटाफट खाते हो, स्पीड से खाते हो, कहीं जाना होता है तो, या कहीं आपको बहुत जल्दबाजी होती है कोचिंग वगैरह की या पढ़ाई करने की,
तब ये एपिग्लोटिस का संतुलन बिगड़ जाता है और कुछ खाने का अंश आपका श्वास नली में चला जाता है। ध्यान रखना, श्वास नली आगे होती है, इसके जस्ट पीछे की ओर पाचन नली होती है। तो फिर वो श्वास नली में जो खाना चला जाता है, तो ध्यान रखना शरीर का सिस्टम बड़ा संतुलित है ना, कुछ भी ये मतलब अनियमितता सहन नहीं करता है, तो तुरंत इसको नाक के माध्यम से बाहर निकालता है, जिसे हम मारवाड़ी में इधर वाले क्षेत्र में अलूच पढ़ना या याद करना कहते हैं। नाक के माध्यम से वो खाने का अंश बाहर आ जाता है या मुख के माध्यम से, ठीक है ना। तो आपको याद कोई नहीं कर रहा होता, दरअसल आप खाने से ढंग से खाना नहीं खा रहे होते हो। तो अगली बार ये तरीका सुलझाना, आपको याद कोई नहीं करेगा। अभी जब तक कुछ नहीं बने हो, किसको क्या गर्ज पड़ी है, ठीक है ना। ये दुनिया का असली रिवाज है। तो आगे देखो, ये श्वरी अंतर, ये सिरिंग्स वगैरह ये सब चीजें हो गई। तो ये हो गई ग्रसनी, ठीक है ना। ग्रसनी के आगे होती है ग्रसिका, इसमें कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन आगे बढ़ता है, ठीक है ना। ग्रसनी के द्वारा आगे ये ग्रसनी आमाशय से जुड़ी हुई होती है। और ये ध्यान रखना, आमाशय भोजन का सॉरी अपने शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है। लंबा नहीं बोल रहा हूँ, चौड़ा बोल रहा हूँ। जो आहारनाल है अपना, उसका सबसे चौड़ा भाग कोई पूछे शरीर का बजाय आहारनाल का जो सबसे चौड़ा भाग है वो मतलब अपना आमाशय है। आमाशय 3 भागों में बटा हुआ होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक भाग पहला भाग, क्योंकि सी पहले आता है, CARDIC, ठीक है ना। एफ फिर एफ आता है और लास्ट में पी आता है। तो बीच वाला फंडिक, ये याद करने का एक सलीका है, तरीका है कि कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और इस आमाशय सबसे चौड़ा भाग होता है और उसमें से भी फंडिक भाग सबसे चौड़ा होता है। इसके अलावा फिर ये अपनी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से पहले है ना अपना यकृत या लिवर, जिसे हम जिगर भी कहते हैं, वो होता है, ठीक है ना, वो जुड़ता है। ये एक सहायक पाचक ग्रंथि है, अभी हमने पढ़ा था मतलब। तो इसमें मतलब पित्ताशय होता है जो पित्त नली के माध्यम से पित्त रस को इस ग्रहणी में डालता है। एक पत्तीनुमा संरचना होती है जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। और अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। ग्रंथि अपने हार्मोन निकालती है सिक्रेशन के रूप में या रस के रूप में। तो ये इस आधार पर मतलब कि अपने जो सिक्रेशन है, स्रावी जो पदार्थ है, उसको किसी भी अंग तक कैसे भेजती है, इस तरीके के आधार पर 3 प्रकार की होती है। तो ये भी कहीं आप एक बार देख लेना, मतलब कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है ना, ये भी 3 प्रकार की होती है। ये वैसे अभी और कभी अंतःस्रावी ग्रंथियां अंतःग्रह उसमें तंत्र में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र में, ठीक है ना। ये भी 3 प्रकार की, एक तो होती है अंतःस्रावी, ठीक है ना, और एक होती है बहिःस्रावी और एक होती है मिश्रित। बहिःस्रावी और तीसरी होती है मिश्रित। मिश्रित यानी मिक्सचर, जिसमें दोनों प्रकार का पाया जाएगा। तो अंतःस्रावी ऐसी होती है जिसमें अपने स्रावी पदार्थ यानी हार्मोन को प्रभावी अंग तक ले जाने के लिए नलिका नहीं होती है, मतलब नलिका विहीन, ठीक है ना। तो फिर ये सर कैसे अपने पदार्थों को भेजती है प्रभावी अंग तक, तो ये सीधे ही रक्त में डाल देती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपने पदार्थ यानी स्रावी पदार्थ यानी हार्मोन को भेजती है। इसके अलावा देखो सुनो, इसमें नलिकाएं होती हैं, तो ये नलिकाओं के माध्यम से अपने स्रावी पदार्थ को प्रभावी अंग तक भेजती है, या जहाँ तक उस अंग हार्मोन को जिस अंग के लिए बनाया है या जिस अंग तक जाना है वहाँ तक भेजा जाता है। और ये तो दोनों मिक्स होती है भाई, है ना, दोनों मतलब मिक्सिंग, मतलब अंत भी होती है कुछ पार्ट उसका और कुछ उसका बहिःस्रावी भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे जो अग्नाशय ग्रंथि है वो मिक्सर है। कैसे ये कैसे मिक्स कैसे हुई, मतलब है ना, ये क्या हुआ। तो ये है ना, जैसे आपको ध्यान है, इसमें एक तो 51 अमीनो एसिड्स की चैन पाई जाती है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। इसके अलावा लेगरहंस की दीप कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। लेगरहंस की दीप कोशिकाएं, लेगरहंस दीप कोशिकाएं सेल्स। तो ये अल्फा से, बीटा से और गामा से। अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। बीटा से जो आप इंसुलिन कहते हो, ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और गामा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है, सोमेटोस्टेटिन। और लेगरहंस दीप कोशिकाओं से अग्नाशय रस निकलता है, ध्यान रखना भाई। ये इसमें से क्या निकलता है, अग्नाशय रस। ये क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे मतलब। और ये इंसुलिन अपना जो रक्त है या ब्लड है या जो उसमें शक्कर या शुगर के लेवल को या शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से ध्यान रखना, कभी कभार क्या अक्सर अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो मतलब क्या कहते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, मधुमेह की, है ना, मधुमेह की बीमारी होती है। एक तो मधुमेह, इंसिपिड्स और एक
मेलिटस, ये 2 प्रकार के शुगर होते हैं और ये बीमारियां अपने को क्या किसके अनियंत्रित स्राव से होता है, तो वो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। तो ये जो हार्मोन वाला जो पोर्शन है ना, ये इसका क्या कहते हैं, मतलब अंतःस्रावी वाला पोर्शन है, मतलब ये ध्यान रखना, ये अंतःस्रावी वाला, और ये वाला भाग है ना, ये बहिःस्रावी वाला है। तो ये बहिःस्रावी वाला भाग हो जाएगा मतलब। तो इस तरह से हम लोग ये जो स्पेशली इस डायग्राम को पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद आती है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत यानी देखो, इसमें भी एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, तो आप मेरे को पूरा यकीन है कि साथ में लिख भी रहे होंगे या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। नहीं ले रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से सर्वोत्तम मतलब। तो अब देखो, और ये जो लीवर है ना, ये यकृत, इसको जिगर भी कहते हैं। कई बार कहते हैं ना जिगर है दोबारा, मतलब है ना, तो ये फिर वो जिगर का टुकड़ा या जिगर वगैरह है, नहीं लीवर, मतलब ये ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है मतलब। तो अब देखो, ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत मतलब छोटी आंत छोटी नहीं होती है, बस इसका व्यास छोटा होता है, ठीक है ना। व्यास मतलब व्यास छोटा होता है, लेकिन लंबाई तो व्यास छोटा, लंबाई ज़्यादा होती है भाई, ध्यान रखना। तो ये लंबाई में तो ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, और व्यास में कैसी होती है, छोटी होती है। और जो अपनी लंबाई में बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी होती है। और जो अपनी बड़ी आंत है उधर की साइड में, वो व्यास में तो बड़ी होती है, ऐसे मतलब ये छोटा है व्यास इसका, है ना, ये इसका बड़ा है। तो व्यास तो इसका बड़ा होता है, लेकिन लंबाई इसकी छोटी होती है। ये थोड़ा सा अंतर है मतलब, ठीक है ना। लेकिन लंबाई इसकी कैसी होती है भाई, छोटी होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगर आप नॉन साइंस फील्ड के लोग हो तो, मतलब ठीक है ना। साइंस के नहीं हो तो, अगर बैकग्राउंड आपका साइंस नहीं है, तो ये लंबी और बड़ी आंत इसी बेस पे नहीं कहलाती है कि लंबी कौन है, क्या है, व्यास के आधार पर कहलाती है, ठीक है। अब देखो सुनो, ये जो छोटी आंत है वो सेम 3 भागों में बटी हुई है। गांव में कभी डीजे आता है, ठीक है ना, तो डीजे आया नहीं, डीजे आई, तो उससे अपने तीनों नाम याद हो जाएंगे। छोटी आंत के जो 3 पार्ट है वो याद हो जाएंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये जो अपने क्या कहते हैं, सी आकार का जो शेप है वो ड्यूडेनम, ये जेजुनम, और ये बड़ी सी, ये डॉट डॉट इसलिए क्या कि भाई बड़ी सी है, ठीक है ना। तो पूरी बड़ी बनाएंगे तो बोर्ड भर जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी बजाय हमने डॉट डॉट करके इलियम लिख लिया। तो ये 3 पार्ट हो गए, डी जे आई। फिर देखो यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बड़ी आंत से पहले एक आपको ऐसा ये संरचना दिख रही है, इसको अपन कर्मी रूपी अवशेषिका कहते हैं। या फिर कभी कभी क्या अक्सर सुना होगा कि अपेंडिक्स की नस बहुत ज़्यादा तकलीफ कर रही है, तो इसमें जब कभी भोजन के कण चले जाते हैं, ये यहाँ पे पाई जाती है अवशेषीय अंग के रूप में, कोई रेजिड्यूल अंग के रूप में। इसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब कभी इसमें भोजन चला जाता है, तब वो हमारे लिए दर्द या मतलब तकलीफ देने लग जाती है या मुश्किल पैदा कर लेती है, तब ऑपरेशन के द्वारा इसको हटा दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कर्मी रूपी अवशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाती है। इसके ऊपर से बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। बड़ी आंत पहला भाग होता है इसका सिकम। तो ये ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग CEACUM, ठीक है ना। तो सिकम, ये यहाँ पे मैं वापस लिख लेता हूँ एक बार, सिकम। पहला भाग मतलब अंधनाल बोलते हैं शायद हिंदी में, CEACUM, ठीक है ना। और इनके जैसे मैंने हिंदी में नाम लिख रखे हैं ना, ड्यूडेनम को ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत्र कहते हैं, इलियम को क्षुद्रांत्र कहते हैं मतलब। फिर ये सिकम को अंधनाल कहते हैं। तो ये सिकम हो गई। अब सिकम के ऊपर से जस्ट यहाँ से कॉलन यानी कि मतलब वृहदांत्र स्टार्ट हो जाता है। वृहदांत्र के 4 शेप है ऐसे, एक तो अवरोही, ठीक है ना, एक अनुप्रस्थ, एक अवरोही और एक मुड़ी हुई सिग्मोइड। तो ये देखो, ये अवरोही, पहले आरोही, फिर ये अनुप्रस्थ कॉलन, फिर ये अवरोही कॉलन और ये सिग्मोइड कॉलन। इसके आगे होता है मलाशय और मलाशय के आगे होता है गुदानाल और गुदानाल के आगे होता है मल द्वार, जिसके माध्यम से हम मल का बहिर्त्याग करते हैं या मलोत्सर्ग की क्रिया करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली इस डायग्राम के बारे में। कभी एग्जाम में भी आ जाए ना, अगर RS मेंस या 10वीं बोर्ड या 12वीं बोर्ड में, तो अगर आप इसको समझ चुके हो, तो इतनी बातें अगर इसके बारे में लिख चुके हो या जान चुके हो, तो फिर आपको कोई भी 5 में से 5 या 6 में से 6 नंबर देने से नहीं रोक सकता है। कैसे रोक लेगा? जो बड़े होशियार बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो उनके लिए फिर हम अलग से और आगे पढ़ ही रहे हैं मतलब, ठीक है ना। तो हम आगे समय का ध्यान रखते हुए अब आगे जो अगला स्टेप है अपना, वो हम अध्ययन करेंगे अगले लेसन में, ताकि आपका वीडियो लंबे समय का ना बने और आप आसानी से देख पाओ। थैंक यू सुनने के लिए।